हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अंकुरण चैनल पे, अंकुरण परिवार में। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है वो भारतीय संविधान की 6 क्लास में। और इस क्लास में अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो आर्टिकल थे, आर्टिकल हमने कुछ आर्टिकल पढ़ लिए थे और कुछ आर्टिकल हमारे रह गए थे। तो आज हम उन सभी आर्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं और सारे आर्टिकल जो भी आपके एमपी पुलिस के नज़रिए से यदि देखे जाएं वो इम्पोर्टेंट है, वो सारे आर्टिकल आज हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो इससे पहले थोड़ा पहले का रिवाइज करते हैं और देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा हुआ था, अनुच्छेद पढ़े थे, आर्टिकल 1 से 4 पढ़े थे पहले हमने, जिसमें भाग 1 से भाग 2 में हमने नागरिकता के बारे में जाना। फिर भाग 3 आए तो भाग 3 में हमने किसको जाना था, भाग 3 में जो भारत के नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, इन मौलिक अधिकारों के बारे में जाना था। और 3 के बाद जब आर्टिकल 4 में आए तो आर्टिकल 4 में हमने किसको देखा, भारत जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको हमने भाग 4 में देखा। और भाग 4 के बाद जब आगे चलते हैं तो भाग 4 का एक का हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा कर लीजिएगा आप लोग, भाग 4 का यहाँ पे जो ये वाला आर्टिकल है आपका, ये भाग 4A के अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत आ जाता है, 4A के अंतर्गत आ जाता है। और 4A में क्या है, 51A आर्टिकल, और इसमें मूल कर्तव्य बताए गए हैं, जो भारत के नागरिकों के जो मूल कर्तव्य हैं उनको बताया गया है। इसके बाद चलना था मैं आगे भाग 5 पे। तो आज भाग 5 को करेंगे। भाग 5 जो हो जाता है ये संविधान का सबसे बड़ा भाग है। इसमें इस आर्टिकल को हम कहां से कहां तक डिफाइन करते हैं, तो आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक, मतलब पूरे 100 अनुच्छेद इस भाग के अंतर्गत बताए गए हैं, जो कि पूर्णतः किससे संबंधित है, भारत की जो केंद्र सरकार है या संघ है इससे रिलेटेड हो जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे आर्टिकल 52 से। तो जो आर्टिकल 52 है, अनुच्छेद जो 52 है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड जो आर्टिकल हो जाएगा वो आर्टिकल 52 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 54। इसमें जो भारत का राष्ट्रपति है उस राष्ट्रपति की जो निर्वाचन के बारे में बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। तो आप लोगों को याद रखना है, जब भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो इसमें लोकसभा के सभी मेंबर, राज्यसभा के सभी मेंबर, विधानसभा के सभी मेंबर और विधान परिषद जो है, जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां के वे मेंबर जो कि निर्वाचित हुए हैं वो सभी इस राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, जो सदस्य राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो इसमें हिस्सा नहीं लेते। तो आर्टिकल 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसके बाद आता है आर्टिकल 56। इसमें राष्ट्रपति के पदावधि बताई गई है कि राष्ट्रपति जो है वो अपने शपथ के दिन से 5 वर्ष तक भारत का राष्ट्रपति रहेगा। ठीक है, तो इसमें पदावधि बताई गई है। इसके बाद आर्टिकल 60 में भारत का जो राष्ट्रपति है इसे शपथ कौन दिलाएगा और किस तरीके से इसकी शपथ का प्रारूप होगा वो यहाँ पे बताया गया है आर्टिकल 60 में। और साथ में आपको याद रखना है, जो भारत का राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो आपको याद रखना है जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाते हैं। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 61। इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यदि कोई भारत का राष्ट्रपति बन गया है तो उसे किस माध्यम से उसके पद से हटाया जा सकता है, वो कहाँ पे बताया गया है, आर्टिकल 61 में बताया गया है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 61। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आर्टिकल 63 है। यहाँ पर क्या है, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, यह बात यहाँ पे कही गई है। तो भारत का उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत बनाया जाता है, आर्टिकल 63। ये आर्टिकल आपको डायरेक्ट ही छपे मिलेंगे, एक दिया रहेगा जिस तरीके से यहाँ पे लाइन दी हुई है, सीधे पूछेगा राष्ट्रपति की शपथ किस आर्टिकल से होती है, तो आर्टिकल 60 से। भारत का उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 63 में। इसके बाद है आपका आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियों को बताया गया है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, कोई भी यदि कैदी है या किसी ने कोई गुनाह किया है तो उसको क्या कर सकता है, ये क्षमादान दे सकता है। यदि किसी को फांसी की सजा है तो वो भी राष्ट्रपति द्वारा क्षमा की जा सकती है। जैसे यहाँ पर
केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र में राष्ट्रपति के पास ये शक्तियां हैं, इसी तरीके से किसी राज्य में ये शक्तियां राज्यपाल के पास भी होती हैं, परंतु इनमें अंतर से केवल इतना होता है कि राष्ट्रपति के पास मृत्यु का भी क्षमादान दे सकता है, पर राज्यपाल ये नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त जितनी भी क्षमादान की शक्तियां हैं वो जिस तरीके से राष्ट्रपति के पास हैं उसी तरीके से किसी राज्य में राज्यपाल के पास भी होती हैं। इसके बाद आता है आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 में भारत का महान्यायवादी, क्या है यहाँ पे न्यायवादी बस लिखा है, महान्यायवादी क्या है यहाँ पे, महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 76 महान्यायवादी जो होता है ये भारत का सबसे बड़ा वकील होता है। ठीक है, कौन होता है, भारत का महान्यायवादी, जिसे आर्टिकल 76 के तहत बनाया जाता है और यह अपने जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक भारत का महान्यायवादी बना रहता है। जब तक राष्ट्रपति नहीं कहेंगे भैया अब इसको रहना है तो रहना, और राष्ट्रपति ने कह दिया आज इसकी छुट्टी, तो इसकी क्या कर दी जाती है, छुट्टी कर दी जाती है। तो आर्टिकल 76 में कौन हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी। इसके बाद नेक्स्ट आता है तो भाग 5 में ही है आर्टिकल आपका 78। आर्टिकल 78 में क्या बताया गया कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, क्या बताया गया है, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल जो 79 है, आर्टिकल 79 में संसद के गठन की बात कही गई है। आपको दो चीज याद रखनी है, सबसे पहले जो सेंट्रल होता है, सेंट्रल में दो चीजें होती हैं, सेंट्रल के लिए होती है संसद, याद रखना है आपको, सेंट्रल के लिए क्या होती है, संसद होती है, जहां पर क्या होता है, बैठक होती है इन लोगों की, मतलब जो भी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर है यहीं पे बैठेंगे। इस संसद के 3 पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट, एक हो जाता है राज्यसभा, एक हो जाता है लोकसभा और एक हो जाता है राष्ट्रपति। कौन हो जाता है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो कितने मेंबर हो जाते हैं, 3 पार्ट हो जाते हैं इसके, कितने पार्ट, 3 पार्ट हो जाते हैं किसके, संसद के, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इसी तरीके से ये कहाँ पे होता है, केंद्र में। इसी तरीके से होता है आपका राज्य में। तो जो राज्य होता है, राज्य के अंदर क्या क्या हो जाएगा, राज्य के अंदर संसद को हम क्या कहेंगे, संसद को बोलेंगे हम विधानमंडल, क्या बोलेंगे, विधानमंडल बोलेंगे। और विधानमंडल के भी कितने पार्ट हो जाते हैं, विधानमंडल के भी आपके कितने पार्ट हो जाते हैं, 3 पार्ट हो जाते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से, एक हो जाएगा विधान परिषद, एक हो जाएगा आपका विधानसभा और एक हो जाएगा आपका गवर्नर यानी कि राज्यपाल। इसके भी कितने पार्ट होते, 3 पार्ट। जिस तरीके से केंद्र में क्या होती हैं, ये चीजें होती हैं, इसी तरीके से किसी भी राज्य में ये चीजें होती हैं। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, विधान परिषद क्या है, विधानसभा क्या है, कंफ्यूज नहीं होना। संसद है ये आपका सेंट्रल लेवल में होगा और इसके 3 पार्ट कौन से हो जाएंगे, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और राज्य में क्या हो जाएगी, विधानमंडल हो जाएगी। और किसी भी राज्य की विधानमंडल में भी क्या चीजें होंगी, ये 3 चीजें होंगी, विधान परिषद, विधानसभा और गवर्नर। विधानसभा हालांकि सभी राज्यों में नहीं है, कुछ राज्यों में विधानसभा भी, वर्तमान की बात की जाए तो 6 राज्यों में विधान परिषद होती है, बाकी विधानसभा सभी राज्यों में होगी और गवर्नर भी सभी राज्यों में होते हैं। तो ये चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो संसद है, संसद का जो गठन किया जाता है वो किस आर्टिकल से किया जाता है, आर्टिकल 79 से। इसके बाद आ जाती है जो राज्यसभा है, ये राज्यसभा कहाँ हो जाएगी, आर्टिकल 80 में। यहाँ पे आप लाइन से याद रखें, 79, 80, 81। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में क्या हो जाएगा, 81 में हो जाएगी लोकसभा। क्या हो जाएगी, लोकसभा। इसके बाद राज्यसभा के बारे में आपको ये चीज याद रखनी है कि ये क्या होता है, अपर सदन होता है, क्या होता है, अपर हाउस होता है। और लोकसभा क्या होता है, लोअर हाउस होता है। क्या होता है, लोअर हाउस होता है। राज्यसभा आपका अपर हाउस है और इसे भंग नहीं किया जा सकता, और लोकसभा आपका लोअर हाउस है और इसे भंग किया जा सकता है। पहले तो आपको यही याद रखना है, 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 93, 93। इसमें क्या बताया गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। जो हमारी लोकसभा है, इस लोकसभा के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। अगर इसी तरीके से हम कहते हैं राज्यसभा में, वहां पे भी तो अध्यक्ष होता होगा, तो बिल्कुल राज्यसभा में भी अध्यक्ष होता है। और जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। हमेशा ही राज्यसभा का जो आपका सभापति होगा वो कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आता है आर्टिकल 108। यहाँ पे कुछ दशाओं में दोनों सदनों की, मतलब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है आर्टिकल 108 में। यहाँ पे आपसे पेपर में पूछा जाएगा
कि लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग या संयुक्त बैठक के बारे में कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 108 है। इसके बाद आर्टिकल 110 जो कि धन विधेयक से संबंधित है, धन विधेयक को प्रेजेंट करता है। इसके बाद आर्टिकल 12 जो है वो बजट से लेकर के है, किसके बारे में है, बजट के बारे में है। इसके बाद आता है आर्टिकल 123, ये किसके बारे में हो जाता है, राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में। यदि राष्ट्रपति को कोई अध्यादेश जारी करना है, कोई ऑर्डिनेंस पास करना है, तो वो किस आर्टिकल से करेगा, आर्टिकल 1, 2, 3 यानी कि 123, आर्टिकल 123। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 में क्या बताया गया है कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगी, और भारत की जो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं इसको, सर्वोच्च न्यायालय भी बोलते हैं, यह कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। कहाँ पे है, दिल्ली में। इसके बाद आ जाता है आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 में है उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये आपका, बहुत पेपर में बहुत कई बार पूछा गया है कि कौन से आर्टिकल में उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय कहा गया है, तो आर्टिकल 129। इसके बाद आ जाता है आर्टिकल 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि कैग के बारे में बताया गया है। जो अभी वर्तमान में कैग हो जाते हैं वो कौन हो जाते हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इनका आर्टिकल कौन सा हो जाता है, आर्टिकल 148। इसके बाद जो अगला आर्टिकल है 149 में इस कैग के क्या बताए गए हैं, कर्तव्यों के बारे में बताया गया है कि इसके क्या काम रहेंगे। ये जो होता है, ये सरकार का जो धन होता है, सरकार के धन पर नियंत्रण करने के लिए, उसकी देखरेख के लिए कैग का पद बनाया गया है। किस आर्टिकल से बनाया गया है, आर्टिकल 148 से, तो याद रखें 148। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये था आपका भाग 5 को, कौन सा भाग था, भाग 5 था। भाग 5 के बाद भाग 6 पर चलते हैं। तो भाग 6 में हमने देखा था किससे संबंधित भाग है, यह राज्यों से संबंधित हो जाता है। भाग किससे संबंधित हो जाता है, भाग 6, भाग 6 राज्यों से संबंधित हो जाता है। तो भाग 6 में देखते हैं कौन से आर्टिकल हमें पढ़ने हैं। भाग 6 में सबसे पहले आता है आर्टिकल 153। जैसे हमने वहां पे पढ़ा था राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति की जगह यहाँ पे क्या होगा, राज्यों के राज्यपाल के लिए बोला गया है कि हर राज्य का एक कौन होगा, राज्यपाल होगा। हर राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। ये कहाँ पे बताया गया है, आर्टिकल 153 में। इसके बाद आता है आर्टिकल 155। इसमें राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, इसके बारे में बताया गया। किसके द्वारा की जाएगी, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी, प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, और इसी के द्वारा कभी भी राज्यपाल को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति बिना सूचित किए राज्यपाल को पद से हटा सकता है। ये कहाँ पे है सारी चीजें, आर्टिकल 155 में। इसके बाद आ जाता है आर्टिकल 164। इस आर्टिकल में राज्य के मुख्यमंत्री, जैसे वहां पे प्रधानमंत्री था आपका, यहाँ पे कौन हो जाएगा, राज्य का मुख्यमंत्री हो जाएगा। प्रधानमंत्री का आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 78। यहाँ पे मुख्यमंत्री का आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 164 हो जाएगा। और इसी में राज्य के लिए, मंत्रिमंडल के लिए भी बताया गया है। इसके बाद हमने वहां पे पढ़ा था राज्य का महान्यायवादी और केंद्र का महान्यायवादी, और राज्यों में जो होता है सर्वोच्च अधिकारी न्याय का, वो कौन सा होता है, सबसे बड़ा वकील जो होता है वो होता है महाअधिवक्ता। किसी भी राज्य का सबसे बड़ा वकील कौन होगा, राज्य का महाअधिवक्ता। और ये किस आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 165 में हो जाएगा, राज्य का महाअधिवक्ता। तो ये भी आपको याद रखना है। वहां पे आर्टिकल 76 पढ़ा था हमने, यहाँ पे आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 165, राज्य का महाधिवक्ता। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 168। तो 168, 169 और 170 आपको कंटिन्यू याद रखने, क्योंकि ये किससे संबंधित है, पहला विधानमंडल, फिर विधान परिषद और विधानसभा। इनको अभी हमने आपको बताया था कि एक विधानमंडल होती है, विधानमंडल के अंदर विधान परिषद होती है, विधानसभा होती है और राज्यपाल होता है। जरूरी नहीं है कि हर राज्य में विधान परिषद हो, लेकिन हर राज्य में विधानसभा अवश्य होती है। तो आर्टिकल 168 में विधानमंडल, 69 में विधान परिषद और 70 में कौन सी हो जाएगी, विधानसभा हो जाएगी। इसके बाद आता है आर्टिकल 178, 178। इस आर्टिकल में क्या बताया गया है, जो ये विधानसभा है इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। इसके बाद आ जाता है आर्टिकल 213। जिस तरीके से वहां पर कहाँ देखा था हमने, आर्टिकल 1, 2, 3, वहां कौन सा देखा था, आर्टिकल 1, 2, 3 में क्या देखा था हमने कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति है, इस राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में बताया गया है। यदि इन्हीं नंबरों को हम आगे पीछे कर दें तो ये क्या बन जाएगा, इस 2 को हम कहाँ ले जाएं, आगे ले जाएं, तो ये क्या बन जाएगा 213। और 213 में क्या बताया गया है, राज्यपाल द्वारा जारी
अध्यादेश, वहां राष्ट्रपति का अध्यादेश और यहाँ कौन सा हो जाएगा, राज्यपाल का अध्यादेश हो जाएगा। कौन सा अध्यादेश हो जाएगा, राज्यपाल का अध्यादेश। इसके बाद आगे चलते हैं तो वहां पे हमने देखा था एक आर्टिकल 124, कौन सा देखा था, आर्टिकल 124। और आर्टिकल 124 में हमने क्या देखा था कि जो भारत है, भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगी या सुप्रीम कोर्ट होगी। उसी तरीके से यदि यहाँ पे भी इस दो को हम कहाँ ले जाएं, आगे ले जाएं तो क्या बन जाएगा, 214 बन जाएगा। और 214 में क्या हो जाएगी, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, वहां पे केंद्र के लिए उच्चतम न्यायालय और यहाँ पे राज्यों के लिए क्या हो जाएगी, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। हर राज्य की क्या होगी, एक हाई कोर्ट होगी। ये कहाँ बताया गया है, आर्टिकल 214 में। इसके बाद आर्टिकल 215 में क्या बताया गया है, उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होना। ये कहाँ बताया गया है, ये बताया गया आर्टिकल 246 में। आर्टिकल 229 में हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट एक क्या है, अभिलेख न्यायालय है। किस आर्टिकल के तहत, 129 के तहत। अगर आर्टिकल 215 के तहत देखा जाए तो क्या हो जाएगा, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके बाद आता है आर्टिकल 216। आर्टिकल 216 में क्या बताया गया है, उच्च न्यायालय का कि गठन के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया है, उच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 में क्या है, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति बताई गई है। अगर केंद्र में देखें हम कि केंद्र में यहाँ तो हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी है, अगर सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करनी है तो वो कौन से आर्टिकल से करेगी, आर्टिकल 32। जब हम क्या पढ़ रहे थे, मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, तो वहां हमने क्या पढ़ा था, संविधान का अनुच्छेद 32 पढ़ा था और इसे क्या कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। और बताया था हमने कि इसी आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, रिट जारी करती है। क्या जारी करती है, रिट जारी करती है। किस आर्टिकल के तहत, 32 के तहत। और यदि सुप्रीम हाई कोर्ट की बात की जाए तो हाई कोर्ट जो रिट जारी करेगी वो किससे करेगी, आर्टिकल 226 से रिट जारी करेगी। इसके बाद आ जाता है आपका भाग 9 जो कि इंपोर्टेंट है आपका, 7 और 8 इंपोर्टेंट नहीं है, आपको भाग 9 देखना है। और भाग 9 के अंदर जो आर्टिकल आता है वो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 243। कौन सा है, आर्टिकल 243। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे पूरे में 243 ही आर्टिकल, आर्टिकल 243 के, आर्टिकल 243 ZA, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है आर्टिकल 243 ZT, ठीक है। तो यहाँ पे 243 जो आर्टिकल हो जाता है, यह संविधान का सबसे बड़ा आर्टिकल है। सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है, संविधान का सबसे बड़ा आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 243 है, ठीक है। अब 243 का जो के है वो किससे संबंधित है, पंचायतों से संबंधित हो जाता है। किससे, जो गांव में पंचायतें होती हैं वो किससे संबंधित हो जाती हैं, आपका आर्टिकल 243 के तहत बनाई जाती है। इसी तरीके से नगर में नगर पालिकाएं और नगर निगम होती हैं तो ये किस आर्टिकल से, आर्टिकल ZA से। और सहकारी समितियां जो होती हैं आपकी, ये किससे बनाई जाती हैं, तो आर्टिकल 243 ZT। तो ये 3 आर्टिकल आपको इंपॉर्टेंट है जो याद रखने ही रखने हैं। आर्टिकल 243 के हो जाएगा पंचायतों से, ZT हो जाएगा सहकारी समितियों से, और ZA हो जाएगा आपका नगर पालिकाओं से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, भाग नेक्स्ट है आपका भाग 12 जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और भाग 12 में क्या बताया गया है, सबसे पहले आपको आर्टिकल 266 याद रखना है। आर्टिकल 266 में क्या बताया गया है, भारत की संचित निधि के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया है, भारत की संचित निधि के बारे में बताया गया है। इसके बाद आर्टिकल 267 में भारत की आस्मिकता निधि के बारे में बताया गया। दोनों ही याद रखना है, संचित निधि भी पूछा जाता है और आस्मिकता निधि भी। संचित निधि पूछेगा भारत के किस आर्टिकल में, संविधान के किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 266 में, और आस्मिकता निधि 267 में। इसके बाद 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 280 किससे संबंधित हो जाता है, जो वित्त आयोग है आपका इससे संबंधित हो जाता है। और आर्टिकल 300A, आर्टिकल 300A किससे संबंधित हो जाता है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है यह पहले कहां पर था, आर्टिकल 21 के अंदर था। कहां पे था, आर्टिकल 21 के अंदर था। उस समय जो हमारे पास मौलिक अधिकारों की संख्या थी वो थी 7। 7 के बाद क्या किया गया, एक संविधान संशोधन किया गया, 44वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन, 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था इसे फंडामेंटल राइट से उठा करके एक क्या बना दिया गया, संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। कैसा अधिकार, संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। और इसे वहां से उठाकर आर्टिकल 300A में रख दिया गया। कहां रख दिया गया,
आर्टिकल 300 ए में। इसीलिए ये जो एक लिखा हुआ है वो कैसा लिखा, कैपिटल, जो हम पहले भी बता चुके हैं, जब भी कोई चीज कैपिटल लिखी है इसकी मतलब है यह मूल संविधान में नहीं था, यहाँ पे इसे बाद में जोड़ा गया, तो बाद में जोड़ेंगे तो कैपिटल में लिखेंगे हमेशा। तो संपत्ति का अधिकार पहले कहाँ था, आर्टिकल 21 में था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे आर्टिकल 300 ए में रखा गया है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, भाग 14 पे आते हैं। 12 के बाद भाग 14 में आपको क्या देखना है, भाग 14 में आपको देखना है क्या, वो हो जाता है आपका आर्टिकल 312 और आर्टिकल 315। जो 312 हो जाता है ये अखिल भारतीय सेवाओं से रिलेटेड हो जाता है, और भाग 315 है ये यूपीएससी से रिलेटेड हो जाता है। किससे रिलेटेड हो जाता है, आपका यूपीएससी से रिलेटेड हो जाता है। किससे, यूपीएससी से रिलेटेड, संघ लोक सेवा आयोग से रिलेटेड हो जाता है आर्टिकल 315। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा भाग 15। भाग 15 के अंदर आपको दो आर्टिकल पढ़ने हैं, आर्टिकल 324 और 326। जो भाग 15 है ये मुख्यतः निर्वाचन आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है, निर्वाचन आयोग से। और आर्टिकल की बात करें तो निर्वाचन आयोग का जो आर्टिकल हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 324 हो जाएगा। और जो वयस्क मताधिकार है, मतलब कोई भी 18 वर्ष का व्यक्ति, यदि उसकी उम्र 18 वर्ष है तो वह व्यक्ति मत अधिकार कर सकता है, यानी मतदान कर सकता है। ये किस आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 326 के अंदर लिखा हुआ है। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 326 में। इसके बाद भाग 17 आ जाता है, जो कि हमारी राजभाषा से संबंधित हो जाता है, भाग 17। और आर्टिकल जो राजभाषा के लिए जो आर्टिकल हो जाता है वो आर्टिकल है 343। किससे संबंधित है, राजभाषा से संबंधित है। और याद रखना है कि हमारे संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, और इस 22 भाषाओं में इंग्लिश जो आपकी भाषा है ये भाषा शामिल नहीं है। इंग्लिश भाषा जो है वो इसमें शामिल नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। इंग्लिश इन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। इसके बाद आ जाता है भाग 18। जो भाग 18 संबंधित हो जाता है वो हो जाता है आपात उपबंध से। किससे रिलेटेड है, आपात उपबंध से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपात से रिलेटेड 3 आर्टिकल आपको याद रखने हैं। आर्टिकल 352 में 4 जोड़ा कितना हो गया, आर्टिकल 356 में फिर 4 जोड़ा कितना हो गया, आर्टिकल 360। तो 52, 56 और 60। जो आर्टिकल 52 है, 352 है, वो किससे संबंधित हो जाता है, राष्ट्रीय आपात से संबंधित हो जाता है। किससे संबंधित, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित हो जाता है। और अगर बात करें कि अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लगाया जा चुका है भारत में, तो 3 बार अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। इसके बाद आ जाता है 356। तो आर्टिकल 356 किससे संबंधित हो जाता है, राष्ट्रपति शासन। तो राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लग जाता है, मुख्यमंत्री हट गया तो राष्ट्रपति शासन लग गया, तो किस आर्टिकल से लगता है, आर्टिकल 356 से। इसके बाद आता है 360। इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है, जो कि भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगा। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है, तो अभी तक वित्तीय आपातकाल भारत में एक भी बार नहीं लगा है, याद रखना है। ठीक है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 से लगाई जाएगी, लेकिन अभी तक एक भी बार नहीं लगाई गई है। ये बहुत अच्छी बात है कि अभी तक नहीं लगी है, और ना ही लगे तो ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिकल आपका भाग 20। भाग 20 जो हो जाता है वो हो जाता है किससे संबंधित, संविधान संशोधन से संबंधित। और संविधान संशोधन संबंधित जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 368। कौन सा आर्टिकल है, 368। और साथ में आपको ये याद रखना है, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो संविधान में कहां से ली गई है, तो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ये चीज ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है, साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इसके बाद आ जाता है भाग 21। भाग 21 भी आपको याद रखना है। भाग 21 से रिलेटेड कुछ ये राज्य हैं, कुछ राज्यों को स्पेशल दर्जा, जैसे अभी तक जम्मू कश्मीर का हम पढ़ते थे कि जम्मू कश्मीर 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो केवल जम्मू कश्मीर को नहीं दिया गया है, बहुत सारे राज्य हैं जिनको ये विशेष दर्जा दिया गया है। इन विशेष दर्जा में आपको याद रखना है, जो जम्मू कश्मीर के लिए हो जाता है वो आर्टिकल 370 हो जाता है। जम्मू कश्मीर के लिए कौन सा हो जाएगा, 370 अनुच्छेद। इसके अलावा भी कुछ राज्य हैं जिनको विशेष उपबंध दिए गए हैं, कुछ विशेष चीजें हैं, तो उनसे रिलेटेड जो आर्टिकल हो जाते हैं वो भी आपको याद रखना है। सबसे पहले सबका 371 है, लेकिन ABCD में कंफ्यूज होता है। सबसे पहले तो याद रखना है आर्टिकल कौन सा है, 371। इसमें महाराष्ट्र और गुजरात इन 2 राज्यों को कुछ विशेष उपबंध दिए गए हैं।
इसके बाद आर्टिकल 371 ए की बात यदि करते हैं, किसकी 371 ए, तो इसमें नागालैंड को स्पेशल दिए गए हैं। इसके बाद 371 बी की बात करते हैं तो बी में असम आ जाएगा। सी की बात करते हैं तो सी में आपका मणिपुर आ जाएगा। और आर्टिकल 371 डी की बात करते हैं तो डी में कौन आ जाएगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आ जाएगा। कौन आ जाएगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध कहां पर है, आर्टिकल 371 डी में। ठीक है, तो ये थे आपके आर्टिकल, जितने आर्टिकल आपको पढ़ने हैं। इन आर्टिकल की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी ग्रुप में। इसके बाद आपको जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो क्वेश्चन की सीरीज भी आपको यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो गई है। अभी पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जो भारत की संविधान सभा थी उस संविधान की सभा से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते थे वो हमने एक क्लास में कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, अभी ये तो यहाँ पे आर्टिकल आपके हो गए हैं, तो अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, यहाँ तक के पहले ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बन सकते हैं जिस टाइप के वो कर लेंगे। इसके बाद हम आगे चलेंगे। अब हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें पढ़ना है भारत का जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए, क्या उपबंध होते हैं, उसकी शक्तियाँ क्या होती हैं, उस पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसी तरीके से उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, संसद पढ़ेंगे, विधानमंडल पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक के लिए ये थे आपके संविधान के कुछ अनुच्छेद, तो अनुच्छेद तक की क्लास आज आपकी हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे अनुच्छेद हमने कर लिए हैं। पिछली क्लास में हम कर चुके थे यहाँ पे अनुसूचियाँ, अनुसूचियों के बाद हमने अनुच्छेद किए थे 1-2 करके, पूरा इस तरीके से एक एक भाग करके हमने कंप्लीट किए हैं, पूरे 22 भाग। तो ये यहाँ पे क्लास को अब खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में जो भी चीजें हैं, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए और क्लास में आगे जुड़े रहिए। साथ में जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है दोस्तों में, फ्रेंड्स में, और भी जो आपके रिश्तेदार हैं, मोहल्ले पड़ोस के लोग हैं, उन सब में आपको ये करना है। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। Thank you for watching this video and subscribe our channel Ankuran Academy.